हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। सो आइए आज हम देखेंगे जो बीपीएससी का 66 का प्रीलिम्स हुआ था, उसका कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ इतना हाई क्यों गया, क्या रीज़न था उसके लिए। उसके मेंस के बारे में देखेंगे कि मेंस की तैयारी कैसे करें, मेंस का क्या पैटर्न है, कैसे है, सब कुछ देखेंगे हम इस वीडियो में। सो प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में मिल सके। और सबसे बड़ी बात, मेंस की सबसे कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। सो आइए देखते हैं। जो उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल बटन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो के आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे और आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो प्लीज़ आइए देखते हैं अपना आज के वीडियो के बारे में। जो बीपीएससी का 66 का प्रीलिम्स हुआ था, उसमें जो फैक्टर्स देखिए, पहले तो आप देखिए उसका कट ऑफ कितना था। अनरिज़र्व का 108 था और फीमेल का अनरिज़र्व का 100 गया हुआ था। ऐसे बीपीएससी में कभी नहीं गया हुआ है कि अनरिज़र्व का 108 हो और फीमेल का 100 हो। अगर आदमी के 100 नंबर आ जाते थे ना जब बच्चों के, तो बच्चे समझते थे कि हम मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें होती थी उस टाइम पे। लेकिन अब जो कट ऑफ देखा जा रहा है वो 64th को ले लीजिए या 66 को 65th को ले लीजिए, उसमें 97। मतलब एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 11 नंबर का मतलब अप आ गया, मतलब 11 नंबर ज़्यादा हो गया, ऐसा क्या हो गया। और फीमेल्स का छोड़िए, मेल्स का छोड़िए, फीमेल्स का देखिए आप कट ऑफ पूरा देख लीजिए ओवरऑल। आपको विश्वास नहीं होगा कि हाँ, ये बीपीएससी के इस बार का कट ऑफ है। और मैंने इससे पहले बहुत बार प्रिडिक्शन किया है, लेकिन एक जगह एक सोर्स ऐसा था जहाँ से ये कट ऑफ बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है हर 2 साल से। वो है हिंदुस्तान टाइम्स का पेपर, इंग्लिश का पेपर है। उसके उसमें से ये कट ऑफ उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था 106 से 108 जाने वाला है। अब मुझे पता नहीं उनको कहाँ से पता चला, कैसे पता चला, लेकिन 2 साल से मैं देख रहा हूँ उनका कट ऑफ बिल्कुल सटीक जाता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मुझे प्रमोशन करना है चाहे कुछ करना है, लेकिन हाँ मैंने देखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। और मुझे उस टाइम पे मैंने देखने का मुझे लगा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। पर इस टाइम पे जो सिनारियो बन चुका है कि कुछ भी पॉसिबल है, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, ठीक है। सो क्या रीज़न है कि कट ऑफ इतना हाई गया, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट रीज़न होता है कि आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट, ठीक है। तो कैंडिडेट तो देखिए भैया बदले नहीं हैं, वही 3 लाख से 4 लाख के बीच कैंडिडेट होते ही हैं बीपीएससी में हमेशा, ठीक है, पीटी देने के लिए। उसके बाद देखिए होता है लेवल, होता है एग्ज़ाम का, क्वेश्चन का लेवल के ऊपर भी होता है, ठीक है, आपका क्या लेवल था, ठीक है। उसमें क्वेश्चन कितने टफ पूछे गए थे, कितने इजी थे, क्या था, ये सब चीज़ होता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है हम कहें लेवल बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे था, बिल्कुल बॉटम पे आ चुका था कि कट ऑफ इतना हाई चला जाए। यानी आप 150 क्वेश्चंस में अगर आप मोस्ट प्रोबेबली 108 ला रहे हैं, यानी आपका तो कट ऑफ है 108, यानी बच्चों को 108 से ज़्यादा होंगे। यानी ऑलवेज हम इतना जो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा जो हाइक आया है कट ऑफ में, वो का रीज़न जो होना चाहिए ऑब्वियस बहुत ही ज़्यादा, मतलब मजबूत होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि ऐसे कट ऑफ हाई नहीं जा सकता है। सो उसके लिए जो लास्ट फैक्टर जो होता है ना, जिसके बारे में बहुत सारे लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि हाँ वो हो सकता है। देखिए पेपर तो 2 बार में हुआ था, आप जानते हैं, ठीक है। इसमें एक बार औरंगाबाद के सेंटर पे हुआ था, ठीक है। अब हमको जो सब सोच रहे हैं ना कि क्या हुआ होगा, वो होता है नॉर्मलाइजेशन। आप लोग कहेंगे कि हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। इस बार लग रहा है कि उन्होंने कुछ कंसिडर्ड किया है, कुछ कंसिडर्ड किया है, इसलिए कारण से नॉर्मलाइजेशन हुआ, क्योंकि पेपर 2 बार में हुआ है। तो हो सकता है कि पेपर पहले का या पेपर लास्ट का जो होगा टफ हो सकता है, इजी हो सकता है, उस कारण से नॉर्मलाइजेशन तो हुआ होगा। नॉर्मलाइजेशन उस बेसिस पे हुआ होगा कि जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं उस शिफ्ट में और पहले के शिफ्ट में, उसमें कैसे कैसे मतलब उन्होंने परफॉर्म किया है, उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मान लीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अब पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 150 का, उसमें से किस एवरेज आ रहे थे तो 100 आ रहे थे, ठीक है। अभी में जो हुआ है पेपर औरंगाबाद सेंटर पे, जो आपका ये मतलब 150 में से, उसमें से मान लीजिए आपके 90 आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, आपका अगर एवरेज 90 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये जो पेपर था जो औरंगाबाद सेंटर वाला, ये टफ था, ठीक है। तो वहाँ से नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर आया होगा, ये 110% श्योर लग रहा है मुझे। और बाकी को का भी यही कहना है कि नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि जो पेपर है वो 2 शिफ्ट में हुआ था, 2 जगह पे हुआ था, 2 टाइम पे हुआ था।
तो ये फैक्टर ऑब्वियस सी बात है रहना ज़रूरी है और होना भी चाहिए, ठीक है। और ये जो बीपीएससी की गलती है कि आपका एक जगह पे एग्ज़ाम नहीं हो पाया तो वो उसके लिए तो दोबारा कंडक्ट करे पूरा एग्ज़ाम को, या तो एग्ज़ाम को कैंसिल ही कर दे। सब ऑब्वियस सी बात है, वही रीज़न हो सकता है। क्योंकि इससे देखिए कुछ किसी का लॉस नहीं जाता है, ये स्टूडेंट्स का ही लॉस है। क्योंकि आपको ये नहीं पता है, ये सब जो जीएस के पेपर्स होते हैं ना, इनमें आप ये नहीं बता सकते हो कि हाँ कौन सा पेपर ईजी है। मान लीजिए कि आप इसी में दे लीजिए किसी किसी बच्चे के 110 आ गए हों, तो ऑलरेडी वो इन है, 108 तो कट ऑफ ही है, ऑलरेडी इन है वो, तो उसको क्या ज़रूरत है, ठीक है। ये तो यहाँ एवरेज हम डिसाइड कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के लिए। सो प्लीज़ इसको ध्यान रखिए कि ऐसे ही डिसाइड होता है जब पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होते हैं तो, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूँ। उसके बाद देखिए कि अब मेंस का तैयारी कैसे करें। ये तो हो गया कि हाँ पीटी में जो हुआ जैसे हुआ। अब मेंस में देखिए जिन बच्चों का मेंस के लिए सिलेक्शन हो गया हुआ है, आपको तो पैटर्न पता ही है कि ठीक है, उसमें जनरल हिंदी है जो क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, 30 मार्क्स चाहिए उसमें 100 में से। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 1 है, जीएस पेपर 2 है, ऑप्शनल पेपर है, ठीक है। उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट है जो कि आपका इंटरव्यू है। उसके बाद बुक्स देखते हैं कि हाँ सबसे बड़ा चीज़ है सोर्स। देखिए सोर्स तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन एक मैं बताऊँगा कि शॉर्टकट कैसे। पहले से आप सोर्स देख लीजिए कि आपको ऐसा लगे जो 67th में अगर आपका तैयारी करनी हो, अगर इसमें नहीं होता है तो उस केस में आपके पास होना चाहिए कि हाँ बुक होना चाहिए, कौन कौन सी बुक से हमें पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो 60 ये जो शॉर्ट में कैसे तैयारी करें। जैसे आपके पास 3 महीने हैं, 3 मंथ का टाइम है आपके पास, तो 3 मंथ में हम कैसे प्रिपेयर करें, ठीक है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, 3 मंथ के कैसे प्रिपरेशन करें शॉर्ट ड्यूरेशन में, ठीक है। मैं थ्रू द पॉइंट बात करूँगा, ज़्यादा बात नहीं होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ़ जो मैटर्स होते हैं वो बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हाँ इतने बुक्स पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए। ज़्यादा बुक्स पढ़ने से किसी का नहीं निकला है, किसी का भला नहीं हुआ है, सो आपका भी भला नहीं होगा। सो प्लीज़ देखते रहिए। सो करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले जो स्टेट पीसीएस का है ना, उसके लिए आप देखिए जो प्रीलिम्स होते हैं, क्योंकि मैं 67th की भी बात करूँगा। प्रीलिम्स होते हैं उसमें आप जो होगा वो डेली न्यूज़पेपर का होगा आपका, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से एक पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जो होता है आपका मेन चीज़ करंट अफेयर्स जो वन लाइनर होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे रेगुलर रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हिस्ट्री के बुकलेट के लिए, ठीक है। हिस्ट्री के बुकलेट के लिए पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो आपको बार बार मतलब बोला जाता है कि आपको एनसीईआरटी नो डाउट माय डियर, एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा है इंग्लिश का। ये जान लीजिए आपका जो ज्योग्राफी हो, ठीक है, या आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, या आपका जो पॉलिटी हो, ठीक है। या अगर इन तीनों में से आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी 6 से लेकर 12 तक, यानी आपने एबीसीडी नहीं पढ़ा है और कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ आपको नॉर्मली पढ़ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। सो प्लीज़ आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। एनसीईआरटी ज़रूरी होती है, तो वो आपके बेसिक्स है, वो कभी भी आपको कोई नहीं हिला सकता है। अगर वो आपको आता है तो आप हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए समर्थ हैं, याद रखिएगा। मेंस के हर क्वेश्चन का, भले आपके मैटर कम हो लेकिन हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो आप। उसके बाद देखिए जो अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा जो है वहाँ बेस्ट है बुक। मेडिवल की बात करें तो सतीश चंद्रा, जो कि बहुत सारे बच्चे प्रीफर करते हैं सतीश चंद्रा को। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो बिपिन चंद्रा, ठीक है, या स्पेक्ट्रम से भी आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर से बात करें तो नितिन सिंघानिया, इनकी बुक बहुत मोटी आती है, लेकिन मैं बताऊंगा कैसे शॉर्ट में कंप्लीट करना है, लेकिन पहले देख लीजिए। उसके बाद लूसेंट जो होता है वो तो होता ही है, ठीक है, उससे आप पढ़िए नॉर्मल जीके, वो आप पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के लिए देखते हैं, ज्योग्राफी के लिए आपका जो होता है उसमें आप देखिए एनसीईआरटी तो कॉमन है, सब में कॉमन आएंगी। एटलस, इसके बिना तो भैया अधूरा है, ठीक है। 2 एटलस आप ले लीजिए, ब्लैक स्वान का भी ले सकते हैं एटलस, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का भी ले सकते हैं। ब्लैक स्वान मुझे बेटर लगता है, मतलब मैं मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें जो मैप्स होते हैं वो बिल्कुल बड़े बड़े दिखाते हैं, और ऑक्सफोर्ड के कंपेरिजन में तो बड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा रिलायबल होता है, सोर्स है, और वो ज़्यादा अच्छा भी लगता है मुझे पढ़ने में। सो जो ऑक्सफोर्ड है वो मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। सो ये सॉरी जो ब्लैक स्वान है, तो ब्लैक स्वान आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप डी आर कूलर, ये कूलर लिखा हुआ है लेकिन डी आर कूलर पूरा नाम है, ठीक है। इसमें आप जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके लिए आप ले सकते हैं, और उसमें आपको A to Z नॉलेज होगा, आपको उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बहुत मोटी बुक है, सो आप देखिए आगे मैं बताता हूँ, उसका भी सोल्यूशन है हमारे पास, क्योंकि मोटा बुक पढ़ने से मतलब कुछ होने वा जाने को नहीं है, सो उसका भी सोल्यूशन मिलेगा आपको। सो उसके बाद देखते हैं पॉलिटी के लिए।
पॉलिटी के लिए हम एक सीरीज़ भी चला रहे हैं अपने चैनल पे अभी, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड। एम लक्ष्मीकांत की बुक पूरी आपको ब्रीफ में है, उसमें समराइज़ है। सो प्लीज़ वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, ठीक है। इकोनॉमी के लिए अगर हम देखें तो न्यू NCERT जो है 11th और 12th की, वो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद शंकर गणेश, ठीक है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस का जो बुकलेट है उसमें NCERT और लूसेंट जो है वो कॉमन है, ठीक है, साइंस के लिए। एक और चीज़ आती है इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंट के लिए आप जो है शंकर IAS पढ़ सकते हो, ठीक है। शंकर IAS बहुत ही अच्छी और बहुत वेल डिफाइंड बुक है, याद रखिए। इससे अच्छी बुक तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय तो मिल सकती है आपको। लास्ट 10 ईयर्स में इससे अच्छी बुक नहीं मिल सकती है इन्वायरमेंट के लिए शंकर IAS की। सो प्लीज़ वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और उस बुक, उसके जो नोट्स हैं, आप मिनिमम मुझे लगता है कि 5 to 10 डेज़ में आप कंप्लीट कर दोगे। वो बहुत ही अच्छी बुक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये सब तो हो गया। अब हम देखते हैं कि अब हम इसके लिए जो हमारा शॉर्ट नोट्स है वो कैसे प्रिपेयर करें मेंस के लिए। सबसे पहले मेंस के लिए आप जाके गूगल पे आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल्स, या ज्योग्राफी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल्स, या GS पेपर 1 फॉर BPSC। वहाँ पे हैंड रिटन नोट्स आ जाएंगे, वहाँ परचेज़ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये नहीं बताऊँगा सोर्सेज़ का नाम, क्योंकि अगर मैं दिखाता तो शायद हो सकता है कि स्ट्राइक आ जाती है चैनल पे। सो मैं वो दिखाऊँगा नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है। वहाँ पे कुछ आएंगी जहाँ पे मतलब कुछ ऐसा होगा जहाँ पे थोड़ा सा शो किया होगा, हाईलाइट किया होगा, ठीक है। उस आप साइट को खोलेंगे और वहाँ पे अगर पेमेंट के लिए बोला हो तो आप पेमेंट करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। वो आपका शॉर्ट में होगा। अगर आप जब ज्योग्राफी कंप्लीट करना चाहते हैं, ज्योग्राफी के लिए भी है कि आप सबसे पहले मैप कंप्लीट कीजिए, मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मिल जाएंगे, और साथ में साथ इग्नू के भी शॉर्ट नोट्स अगर मिल जाएँ, इग्नू की बुक मिल जाए तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस ज़रूर रखिए यार, सिलेबस के बिना सब कुछ पॉसिबल नहीं है, समझ गए। सिलेबस से मतलब क्या होता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ये नहीं कि सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जो टॉपिक्स कवर करने हैं वही आप लीजिए, ठीक है। एक बुक में सारे टॉपिक्स होंगे, लेकिन आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं उस पर टिक लगाइए और वही चीज़ को पढ़िए। ऐसा नहीं है पूरी बुक को पढ़ना है, ठीक है। वहाँ जाके रामायण नहीं लिखनी है, वहाँ जाके नॉर्मली आपसे जो पूछा जाए वही बताना है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए भी ध्यान रखिएगा, जितना पूछा जाए और जो है वही बताइएगा। कुछ ज़्यादा जाके वहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितना बोलिएगा उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उतना ही फंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंटरव्यू का कॉमन फंडा होता है कि जितना पूछा जाए उतना बोलिए और ज़्यादा मत बोलिए। वो सिंपल सा लॉजिक है ये, ठीक है। और वो नहीं बोलिए जो आप नहीं हैं, वो दिखाइए जो आप है। क्योंकि वो यहाँ से जो 24 साल 20 साल से जो इंटरव्यू ले रहे हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है कि उनको नहीं पता चलेगा कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या छुपा हुआ है, क्या नहीं है। और वो चाहेंगे, वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बाहर आए, ठीक है। सो आप ये सब चीज़ें हैं। और आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे साइट्स पे। लेकिन अगर आप बोलिएगा तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के मतलब नोट्स हैं, और अगर आप कमेंट में अगर मांगते हैं तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हैंड रिटन नोट्स हैं, और आपको जो पास करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी मेंस को और क्लियर करने में। तो मेरे पास नोट्स हैं, लेकिन मैं आप अगर डिमांड करते हैं कमेंट बॉक्स में तो मैं ज़रूर उसको प्रोवाइड करूँगा। और मेरे पास इतना है कि आपको मतलब जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपको मेंस क्वालिफाई कर जाओगे ईज़िली, वो भी 2 से 3 महीने में, ठीक है। लेकिन वो जब आप अगर डिमांड करते हो तो मैं तो यार एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें मेंशन होगा ये चीज़ें, या तो आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा PDF कैसे भी एनी हाउ, ठीक है। सो मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आप पढ़ाई करते रहें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और आई होप कि सबका सिलेक्शन हो, सब आगे बढ़े, और हमारी फैमिली के लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, फैमिली का हिस्सा बनिए। सो आज के लिए इतना ही। अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मांगिए, और मैं उसको प्रोवाइड करूँगा किसी भी तरह, ठीक है। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों से रिलेटेड है, ठीक है। और इससे आपका पूरा बेसिक्स क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इवन NCERTs के मेरे पास PDF हैं, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। बिल्कुल शॉर्ट में है, मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा आपको लगेगा उससे कंप्लीट करने में। सो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।